ओके, तो लास्ट क्लास में हमने हार्मोनल बेस्ड ड्रग को देख लिया था। और आपकी तीन जो कैटेगरी है वो आपकी बाकी थी। हार्मोनल वाली ड्रग्स में आप लोगों से जो ज़्यादा पूछते हैं वो आपको एंटी एस्ट्रोजन, टैमोक्सिफिन यूजली ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके साथ साथ जो एंटी एड्रोजन ड्रग्स है, फ्लूटामाइड, बाइकेल्कुटामाइड, ये दो ड्रग्स आप लोगों से ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये वाली ड्रग जो है सिर्फ आपको इसी नाम से पूछ लेंगे कि एंटी एंड्रोजन ड्रग कौन सी है। ठीक है। मैं आपको एक ड्रग और बता रहा हूँ। ठीक है। यूजली वो इस कैटेगरी की नहीं है, बट सेक्स हार्मोन से रिलेटेड है। दैट इज फिनास्टिराइड। किसी को यूज पता है इस ड्रग का? ठीक है। यूजली इस, जैसे आप लोगों को पता होगा जो मिनोक्सिडिल आपका आता है, किस लिए यूज करते हैं मिनोक्सिडिल? मिनोक्सिडिल किस लिए यूज करते हैं, कुछ पता हो आप लोगों को तो? हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए या एलोपेशिया के लिए। ठीक है। एक्चुअल में मिनिडॉक्सिल जो थी ये आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी। इसका साइड इफेक्ट था कि ये जो है हिरोटिज्म कोज करती थी। हिरोटिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी पूरी बॉडी है उसके ऊपर बाल उगाते थे। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके एडवर्स इफेक्ट को इसका यूज बना दिया। तो जहाँ पर भी बाल नहीं उग रहे हैं सिर में, तो आप क्या करो, वहाँ पर ड्रॉप डालते हो। दैट इज मिनोक्सिडिल का काम ये है। बट मिनोक्सिडिल अकेला हम नहीं देते हैं, क्योंकि हेयर लॉस के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो मिनोक्सिडिल जब आता है तो वो आपका एक ड्रग के साथ आता है कॉम्बिनेशन में, दैट इज फिनास्टिराइड। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिनास्टिराइड के साथ क्यों आता है। यूजुअली क्या है, आपकी बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं टेस्टोस्टेरोजन्स के। ठीक है। और अलग अलग जगह पर आपका जो टेस्टोस्टेरोजन है, यूजुअली क्या होता है, जो आपका टेस्टोस्टेरोजन है वो आपका डाई हाइड्रो एंड्रोडायोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये ड्रग क्या करती है, ये इसको इनहिबिट करती है एक तरीके से। तो इसका क्या है कि ये आपका क्या कर रही है, यूजुअली इस ड्रग को या इस कॉम्बिनेशन को तब हम यूज करते हैं, स्पेशली अगर मेल्स में बताऊं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोजन का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है हेयर लॉस के। ठीक है। ज्यादा चांसेस है हेयर लॉस के। अब ये क्या करता है, जो फिनास्टेराइड है ये आपके जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, जो रिसेप्टर्स है टेस्टोस्टेरोजन के, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इनहिबिट करता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो अलग अलग रिसेप्टर है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। तो जब आप इसको हेयर में लगाते हो, अगर हेयर लॉस आपका ज्यादा टेस्टोस्टेरोजन की वजह से है, तो उस केसेस में आपके बाल वापस आ सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जब तक यूज करोगे तब तक बाल रहेंगे, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन से बाल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो यूजुअली इसको, इसके साथ एक और प्रॉब्लम है। अगर यूज करते हो तो मेल्स में जो गायनोकोमेस्टिया है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू फिनास्टेराइड। और इसके साथ साथ जो लिबिडो है वो आपका लॉस होने लगता है। ठीक है। और प्रोस्टेट का साइज भी थोड़ा सा घट जाता है। तो ये इसके रीजंस है। तो आप फिनास्टेराइड को याद रखना कि ये ड्रग को हम यूज करते हैं, और ये आपका 5 एरोमेटेज इनहिबिटर है। 5 एरोमेटेज इनहिबिटर है, ये इसका मेन चीज है जो आप लोगों से पूछी जाएगी। 5 एरोमेटेज इनहिबिटर का नाम पूछेंगे, ये सब तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, हेयर लॉस वगैरह क्योंकि साथ में आता है। तो ये 5 एरोमेटेज इनहिबिटर है। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, बट इस ड्रग पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा फिनास्टेराइड पे। 5 एरोमेटेज इनहिबिटर है। अब मैं आपको बताता हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दूसरी, जब मैंने आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ाया था तो कौन सी टेक्निक से बनाते हैं, एक बार आप में से कोई बताएगा? सिंथेसिस की टेक्निक क्या है, नाम क्या है?
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिस टेक्निक से बनाते हैं उसका नाम क्या है? अरे भाई, हाइब्रिडोमा। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था HGPRT को हम ब्लॉक करते हैं, हेड मीडिया यूज करते हैं, हाइपोजेंटिन, अमीनोपेट्रिन, थाइमिडिन। ठीक है, आप बायोटेक के नहीं हो बट ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, ये इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाते हैं, और हम इसलिए बनाते थे ताकि एक स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर जाके बाइंड हो सके। ठीक है, अब इस चीज को समझो, जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कैंसर में यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो कैंसर सेल पे जो एक स्पेसिफिक एंटीजन है जो कि नॉर्मल सेल पे नहीं है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको किल कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये रूल है कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इस तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपने, पहला यूज तो ये हो गया कि आपने डायरेक्ट एंटीजन को, कैंसर सेल के ऊपर एंटीजन को पहचाना और आपने ड्रग दे दी, तो ये ड्रग इसको किल कर देगी। दूसरी चीज क्या है कि आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हो। जो इम्यून सिस्टम आपका कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, आप उसको बूस्ट अप कर रहे हो। और आप कौन से टाइप के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हो? इनेट इम्यूनिटी को, जिसमें आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है। ठीक है, और आपके नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। आप इस टाइप से, खासकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू, आप जो है उसको इंक्रीज कर रहे हो, या आप किसी रिसेप्टर की सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रहे हो। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, आप जब जीपीसीआर पढ़ते हो तो वहां पर सीएएमपी का रोल आता है, या आपका एडेनाइल साइक्लेस ए का रोल आता है। तो अगर मैं कुछ, अब ये सारे क्या है, ये सारे प्रोटीन है। ठीक है, और आपका एंटीजन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर आप कोई ऐसी एंटीबॉडी बना दो इस प्रोटीन के अगेंस्ट, जो इस पे जाके बाइंड हो जाए और इसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर दे, तो आपका जीपीसीआर की सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें भी बोल सकते हैं कि जो सिग्नल्स है सेल की डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये इसके जो है अलग अलग एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के, तो यूजुअली हम बोलते हैं कि जो आपका स्पेसिफिकली एक एंटीजन से बाइंड करे। ठीक है, और कहाँ पर बाइंड करे, कैंसर सेल पे बाइंड करे। ठीक है, कैंसर सेल से रिलेटेड सिग्नलिंग को रोके या उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे, खासकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। अब क्वेश्चन उठता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो बहुत सारी हैं, कम से कम 10 या 12 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी हैं जिसको आप कैंसर में यूज करते हो। तो अब आप सारी तो याद रख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको दो या तीन ही बताऊंगा, और उस दो तीन में से ही आपका क्वेश्चन निकल आएगा। 90% चांस होते हैं कि इसी दो या तीन में से ही आएगा। ठीक है, और अभी तक इन्हीं दो तीन को ही उन्होंने ज्यादा टारगेट किया है। तो ये आपके अलग अलग ड्रग है। जैसे पहला है आपका HER2 रिसेप्टर पे। HER2 कौन सी कैंसर से रिलेटेड है, कोई बताएगा? HER2 कौन से कैंसर में हमने पढ़ा था? ब्रेस्ट कैंसर। और ये ट्यूमर सप्रेशन जीन है या प्रोटो ऑन्कोजीन है? प्रोटो ऑन्कोजीन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो आपका ईजीएफ है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, जो ब्रीथ सेल के डिवाइड के लिए चाहिए, तो वहां पर हम जो ड्रग दे रहे हैं ट्रांसट्यूमर, ये क्या कर रही है, ये उसको ब्लॉक कर रही है। जितने भी आप ड्रग पढ़ोगे, अगर वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो ज्यादातर चांसेस है कि उसके लास्ट में मैब मिलेगा। एम फॉर मोनोक्लोनल, ए बी फॉर एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये वाली ड्रग आप लोगों से पूछी गई है ट्रांसट्यूमर कि कौन से रिसेप्टर की सिग्नलिंग को ब्लॉक करती है, तो HER2 रिसेप्टर जो है आपका, उसकी सिग्नलिंग को ब्लॉक करती है। हर का मतलब होता है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2। ठीक है, हर का, HER2 की फुल फॉर्म याद रख लेना, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2। ठीक है, ये HER2 है इसकी सिग्नलिंग में, और EGF आपका होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और अगर EGFR लिखा है, EGFR लिखा है तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो सेल्स है वो आपके डिवाइड नहीं हो पा रहे।
ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आया हुआ है कि जब आप ट्रांसट्यूमैब ड्रग जो ले रहे हो वो कौन से रिसेप्टर की सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है और कौन से कैंसर बनाता है, तो इसको याद रखना। दूसरे टाइप की आपकी ड्रग है सिटुक्सीमैब। ठीक है, ये आपका ब्लॉक कर रही है EGFR, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, और ये आपका सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रही है। ये EGF की जगह जो ट्रांसट्यूमैब है ये आपकी खुद जाके बाइंड कर रही है। मतलब अगर आप इस तरीके से समझो कि ये EGF है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, और ये आपकी ड्रग है ट्रांसट्यूमैब। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। और आपका जो ट्रांसट्यूमैब अगर बाइंड हो जाता है तो क्या होगा, आपका EGF बाइंड नहीं होगा, तो सेल का प्रोलिफरेशन जो है वो रुक जाएगा। वही तो सिटुक्सीमैब है, ये डायरेक्ट रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही है। इसको आप बोल सकते हो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, दैट इज EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसके बाद एक चीज और आप याद रखना, मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये वाली ड्रग ज्यादा फेवरेबल रही है अभी तक पूछने के लिए। इसमें क्या है, ये आपका जो कैंसर सेल डिवाइड होते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है। अब नया कैंसर बन रहा है, नए सेल बन रहे हैं, ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ब्लड के लिए क्या बनेगी, वेन्स बनेगी, आर्टरीज बनेगी। तो उसको हम बोल देते हैं एंजियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल। और एंजियोजेनेसिस के लिए एक हमें फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, VEGFR, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो इसकी सिग्नलिंग को ब्लॉक करती है बेवैक्यूजुमैब। इसको याद रखना, ये वाली ड्रग बहुत कॉमन है। ये तीन ड्रग आपकी बहुत कॉमन है। ठीक है, बेवैक्यूजुमैब, सिटुक्सीमैब और ट्रांसट्यूमैब। और ये अलग अलग कैंसर में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये तीन आपकी नॉर्मल यूज होने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक आधी और है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ट्रांसट्यूमैब पहले आ चुका है, बेवैक्यूजुमैब भी आ सकता है, सिटुक्सीमैब अब तक नहीं आया, तो इसके चांसेस है आने के। ये वाली जो ड्रग है ये आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, ये आपका डायग्राम में शो किया हुआ है, ये आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का ब्लॉकर है। लेकिन ये ड्रग आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है। तो जब मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में टायरोसिन काइनेज ब्लॉकर बताऊंगा तो हम दोबारा से जो है इस डायग्राम के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अभी आप समझो पहली ड्रग है आपकी रिटुक्सीमैब, जो कि यहाँ पर नहीं थी। रिटुक्सीमैब आपकी जो है काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। कोई आप में से बताएगा कि काइमेरिक क्या होता है, काइमेरिक का मतलब क्या है, कोई बताएगा। ये जो एंटीबॉडी हमने बनाई है उसका आधा पार्ट ह्यूमन का है और आधा पार्ट जो हमने बनाया है वो हमने माउस में बनाया है। ठीक है, दैट इज काइमेरिक। ठीक है, पार्ट माउस पार्ट ह्यूमन। और ये आपका CD20 एंटीजन पे काम करती है, जो कि आपके बी सेल पे है, CD20 पे। अब ये CD20 क्या होता है आप ये समझो। CD का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यूजुअली क्या है, अगर हमें ऐसा कोई ब्लड कैंसर रिलेटेड कुछ हुआ है और हमें उस सेल्स को किल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम CD20 को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि CD20 आपका एक को रिसेप्टर होता है। जैसे आप दो टाइप के सेल बोलते हो, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। अगर टी हेल्पर सेल है तो उसके ऊपर CD4 होगा, और टी साइटोटॉक्सिक सेल है तो उसके ऊपर CD8 होगा। अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वहीं तो CD4 सेल है, इसके ऊपर एक को रिसेप्टर होता है, दैट इज CD20, जो कि आपका बीटा बी सेल्स के साथ आपका बाइंड करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। अगर हमने इस CD20 को, जो एंटीजन है बीटा सेल्स पे, हमने उसको पहचान लिया, उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज बना ली, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, आपका जो भी बैक्टीरिया सेल है उसको किल करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे C3A, C3B,
ठीक है, ऐसे कर करके एक सिग्नलिंग चलती है और आपका फाइनल में अपोप्टोसिस हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है। ये इनेट इम्यूनिटी का पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि ये जो ड्रग है आपका टारगेट करती है CD20 एंटीजन ऑन बीटा सेल, और इसको हम यूज करते हैं नॉन होडकिन टाइप के लिम्फोमा, रिटुक्सीमैब को। तो इस चीज को याद रखना कि जो भी आपके लिम्फोसाइट हैं ये उसके ऊपर प्रेजेंस आपका CD20 को टारगेट करेगी, और जैसे ही ये टारगेट करेगी या बाइंड करेगी तो हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि कुछ अनयूजुअल सेल्स बन रहे हैं। जैसे ये रिटुक्सीमैब इसके ऊपर बाइंड करेगी तो हमारी बॉडी में सिग्नल चला जाएगा कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है या नेचुरल किलर सेल्स हैं वो इस सेल को किल कर देंगे। और जो भी आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देख रहे हो ये बहुत महंगी आती है। जो आप ड्रग्स बोलते हो ना कैंसर की, 10,000 रुपए की एक इंजेक्शन है, 20,000 रुपए का एक इंजेक्शन है, 50,000 रुपए का एक इंजेक्शन है, दैट इज ओनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्योंकि इनको प्यूरिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अगर आप एक दिन में 1 ग्राम या 1 ml भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी बना रहे हो। क्योंकि हमें कितनी चाहिए, हमें तो नैनोग्राम पिकोग्राम में एंटीबॉडीज चाहिए जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और आप बना रहे हो 1 ग्राम, तो मतलब आपने बहुत सारी डोजेस बना ली। ठीक है, और जो भी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप यूज करते हो, जैसे आप कोई भी यूज कर रहे हो तो उसमें आपका पेशेंट का सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है। किसी कैंसर में चांसेस होते हैं कि वो 50 to 60% उसका सर्वाइवल रेट बढ़ गया, मतलब इतना टाइम वो और जी सकता है। किसी केसेस में 80% बढ़ जाता है, और इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट कम है। और दूसरा क्या फायदा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, कि आप इनको जो दूसरी एंटी कैंसर ड्रग है, जो आपने बाकी एंटी कैंसर कैटेगरी पढ़ी है, आप उनके साथ इस कैटेगरी का यूज कर सकते हो। इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रही है। इसके अलावा आप और कोई एंटी कैंसर ड्रग साथ में देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। जो रिटुक्सीमैब है वो आपका काइमेरिक है, और CD20 एंटीजन है जो आपका बी सेल्स पे उस पे जाके बाइंड करती है। ठीक है, और हॉटकिंस लिम्फोमा, सॉरी नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में इसका ज्यादा यूज है। उसके बाद है ट्रांसट्यूमैब, ये आपका ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक है, और आपका HER2 रिसेप्टर, न्यू रिसेप्टर, और HER2 का दूसरा नाम होता है आपका ERB-B2। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका बाइंड करती है। ये सारे एक ही चीज है। अगर आपको ऑप्शन में HER2 मिले, न्यू रिसेप्टर मिले NEU, या आपको ERB-B2 मिले, ये सारी सिग्नलिंग एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। नाम अलग अलग हमने रखा हुआ है। ज्यादा आपको जो नाम मिलता है वो आपको ERB-B2 मिलेगा या HER2 मिलेगा, न्यू रिसेप्टर बहुत कम मिलता है। दूसरी बात, आई थिंक ज्योति ने भी आपको बोला था कि ब्रांड नेम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा था पिछली बार तो हर्सेप्टिन नाम से पूछा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ये ड्रग है जिस नाम से बिकती है वो हर्सेप्टिन नाम से बिकती है। इसका नाम हर्सेप्टिन इसलिए है, आपका HER2 रिसेप्टर पे काम करती है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम आपका ERB-B2 है। ठीक है, ये इसकी सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, और 25% से ज्यादा ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के, जहां पर HER2 रिसेप्टर की सिग्नलिंग आपको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है। अगर आप उस सिग्नलिंग को रोक दो तो आप कैंसर को बहुत हद तक रोक दो। तो ब्रेस्ट कैंसर में करीब करीब 80% सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ा है ट्रांसट्यूमैब के बाद। बट प्रॉब्लम क्या है, एक तो इन ड्रग की अवेबिलिटी, दूसरा पेटेंट। अगर कोई कंपनी इसको बनाएगी तो उस कंपनी ने इस ड्रग को बनाने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए जब रिसर्च की थी तो पहली बात बहुत करोड़ों रुपए लगाए थे, 100-200 करोड़ रुपए उन्होंने इस पे लगा दिए थे। अब कैसे वो कंपनी इस पैसे को रिकवर ना करे, तो इसलिए ये जो ड्रग्स हैं ये 60,000 70,000 रुपए की एक एक इसका वायल आता है। ठीक है, क्योंकि उनको अपना R&D का जो पैसा है वो ऑब्टेन करना होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है एंटी कैंसर ड्रग्स पे सब्सिडी देती है। ठीक है, कि सस्ती मिले इंडिया में। तो बहुत सारा जो हमारा हेल्थ का पैसा है वो एंटी कैंसर ड्रग की सब्सिडी में जा रहा है।
क्योंकि इंडिया में ये ड्रग्स बनती नहीं है। इनका जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब हम ये दूसरे जेनरिक नाम से बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बायोसिमिलर क्या होता है? किसी को पता है? पिछली स्लाइड पे भी था बायोसिमिलर, कोई बताएगा? बायोसिमिलर्स क्या होता है? अगर उसे कहते होते तो आप बायो इक्विलेंस और ये सब जो बायोथेराप्यूटिक्स जो भी आती हैं आपकी जब थेराप्यूटिक इक्विलेंट, तो ये क्यों कहते हैं? बायो इक्विलेंट का मतलब क्या होता है? ये तो फार्मा की टर्म है। बताओ। ठीक है आप। हाँ तो इस इसमें भी तो सेम ही होगा। बताओ। नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। बायो सिमिलर का मतलब होता है कि आपने जो ड्रग बनाई है वो सेम नहीं है। ठीक है, अब सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपने मैकेनिज्म यूज किया बनाने का, एक तो वो डिफरेंट था। ठीक है, और सेम नहीं बन सकते हैं। अगर आप ट्रांसड्यूमैप देखो तो ओरिजिनल किसी एक कंपनी ने बनाई। ठीक है, और बायोसिमिलर में क्या होता है कि आप उसका कोई सेफ्टी, प्योरिटी, पोटेंसी, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी दूसरे मेथड से वो ड्रग बना रहे हो। ठीक है, पेटेंट तो किसी और चीज का लिया था ना, पेटेंट तो आपने प्रोसेस का लिया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने प्रोसेस को चेंज किया। ठीक है, और प्रोसेस की चेंज करने के बाद आपने वो ड्रग बनाई। तो एक बार बताओ, जब आपका प्रोसेस चेंज है, जैसे, वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक पुराने तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे आपको कोई इंटीग्रेशन का सवाल देते, या चलो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको कोई मैथ का सवाल देते। ठीक है, तो आपको पता है 2 + 5 + 3 डिवाइड बाय 1, या डिवाइड बाय कितना हो गया, ये 7 और 3 10, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये आपका 2 आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, पहले इसको प्लस किया, 2 + 5 7 + 3 डिवाइड बाय 5, तब आपका 2 आया। ये मान लो ये ओरिजिनल मेथड था। ये क्या था, आपका ओरिजिनल मेथड था। कि आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 2 आ रहा है, लेकिन प्रोसेस ये है। अब इसमें क्या किया, इसमें आपने किया कि 5 जो है यहाँ पर आपने लिख दिया 4 8 डिवाइड बाय 4 + 1। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर करीब करीब 3 आ रहा है। तो इस केस में आप लोगों ने, या ऐसा कोई एग्जांपल ले लो जिसमें 2 आ रहा है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, आपका आंसर 2 आ रहा है। तो आपने प्रोसेस को डिफरेंट कर दिया। ठीक है, ये तो मैथ है कि यहाँ पर नंबर आ रहा है, लेकिन बायोलॉजी में सेम प्रोडक्ट नहीं आ सकता, ये सिमिलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट है, जहाँ पर आपने प्रोसेस जो है वो आपने दूसरी यूज की है, लेकिन आपको सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मिल गया। और जो पेटेंट लिया गया था, वो पेटेंट तो इस चीज के लिए लिया गया था, इस प्रोसेस के लिए, इस मेथड के लिए लिया गया था, पर आपने कोई दूसरा मेथड यूज करके उस ड्रग को बना लिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखना कि ये आपका प्रोसेस में डिफरेंट होते हैं, और इसकी वजह से आपको इनका इफेक्ट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सेम आता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं आता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एज इट इज, जो आपने पहली ड्रग बनाई थी, अगर सेम वैसा ही इफेक्ट आ रहा है, दैट इज सेम ड्रग, आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया। लेकिन इनका जो इफेक्ट आएगा वो सिमिलर आएगा, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ से बनाया। और एक बात और याद रखना, आप चाहे कोई भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, कोई नया प्रोसेस लेके आ रहे हो, उसके लिए आपको एफडीए अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ड्रग पहले से मार्केट में अवेलेबल है, उसका पेटेंट है कि वो इस ड्रग, इस मेथड से बनाते हैं। आप कोई नई टेक्निक ले आए, अगर आपको नई टेक्निक से आप वो ड्रग बना रहे हो, तो आपको उसका जो है
पहले एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये टेक्निक फॉलो करने जा रहे हैं और इसमें हम ये एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन करेंगे, ये एनिमल स्टडी, और इस तरीके से आपका क्लिनिकल ट्रायल होगा। ठीक है, तो इसमें एक ड्रग का नाम है, एक कंपनी का नाम है, जैसे यहाँ तो हर्सेप्टिन मेन है, जो ओगिवरी है, ये बायोसिमिलर है हर्सेप्टिन का। ठीक है, अब ये किसी और कंपनी ने बनाया, लेकिन ये क्या होगा, ये सस्ता होगा, क्योंकि पेटेंटेबल नहीं है ये, इसका पेटेंट नहीं लिया गया है, पेटेंट पहले वाली टेक्निक का लिया गया था। क्लियर है आपको? बायोसिमिलर्स क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, मैंने इसलिए बताया। या कोई डाउट है, बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर आप बायोस ठीक है, अगर आप बायोसिमिलर्स को देखो, यूजुअली कोई कंपनी जो है कोई ड्रग बनाएगी। ठीक है, तो वो ड्रग बनाने के लिए किसी मेथड को फॉलो करेगी। ठीक है, अब मान लो किसी ने ऐसी ड्रग बना ली और एक सिंपल मेथड को उसने फॉलो किया, तो वो क्या कराती है, उसका पेटेंट करा लेती है कि ये पेटेंट जो है अ, ये हमारा है, कि इसको कोई और नहीं बना सकता इस टेक्निक से। ठीक है, और ये ड्रग नहीं बना सकता है। जैसे आपने एक कंपनी में ले लेता हूँ, सिप्ला ले लेता हूँ, सिप्ला ने मान लो ए टाइप का प्रोडक्ट बनाया और इसका उन्होंने पेटेंट ले लिया कि अब इसको नहीं बना सकता है, और इस प्रोसेस से नहीं बना सकता जिस प्रोसेस से हमने बनाया। ठीक है, उस चीज का उन्होंने पेटेंट ले लिया। अब जो दूसरी कंपनी है जाइडस, और ये वाली ड्रग जो है ये यूजली महंगी होगी, मान लो 50,000 रुपए की एक बार। और दूसरी कंपनी है जाइडस, उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीका यूज किया और यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया A1। ठीक है, अब ये जो ये प्रोडक्ट बना ये सेम नहीं है, लेकिन इसका जो क्लिनिकल इफेक्ट आएगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। ठीक है, सेफ्टी भी सेम होगी, प्योरिटी भी सेम होगी, पोटेंसी भी सेम होगी। ठीक है, लेकिन जो इफेक्ट है वो आपका वहीं आएगा। अगर ये ड्रग आपकी HER2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी पहले वाली, तो दूसरी भी HER2 को ही ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो इसको हम बायोसिमिलर बोलते हैं, कि जहां पर पहले से एक FDA अप्रूव ड्रग है, जहां पर पहले से क्या है, एक FDA अप्रूव ड्रग है। ठीक है, और उसका हम कोई ऐसा सिमिलर कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, सिमिलर में भी हम बोल देते हैं हाईली सिमिलर कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, जिसका इफेक्ट जो है वो सेम आएगा। अब क्लियर है? ठीक है, इसको हम बायोसिमिलर बोलते हैं। आपके पेपर में पूछ सकते हैं, शायद पूछा भी हो पहले। ठीक है, अब बहुत चल रहा है, क्योंकि जैसे आप इंसुलिन के इंजेक्शन देखते हो, तो इंसुलिन पहले बहुत महंगा आता था, इंजेक्शन जो है। अब भी बहुत सारे इंसुलिन के इंजेक्शन मैंने किसी के लिए परचेज किए हैं, तो एक इंसुलिन का इंजेक्शन 1200 रुपये का आता है, जो प्रॉपर अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी जो है, नोवार्टिस वगैरह का, जो एक्चुअल है, जिनका पेटेंट है, वो 1200 रुपये का आता है। जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट है वो आपको 500, 600, 400 रुपये में इंसुलिन का इंजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखना बायोसिमिलर का मतलब जेनरिक नहीं होता है, कहीं कंफ्यूज कर जाओ। जेनरिक नहीं है वो। ठीक है, वो सिर्फ आपका सिमिलर प्रोडक्ट है, जेनरिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका ट्रांसज्यूमेब है। ठीक है, इसके बाद है बेवेकिया बेवेकिया बेवेकिकाजुमेब। ये आपका ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के ऊपर काम करता है। अब इसको हम एक और चीज में यूज करते हैं, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज होती है, डायबिटीज 10 साल रह गई, 15 साल रह गई, तो वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो ब्लाइंडनेस हो जाती है, उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो केस है वो होता है मैक्यूलर एडिमा या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी का। जो रेटिना है वो क्या होता है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देता है।
और जो आपका रेटिना है वहां पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती है। कैसे ब्लड वेसल? फ्रजाइल। फ्रजाइल ब्लड वेसल मतलब कि वो बहुत जल्दी टूट जाती है, और टूटती है तो रेटिना के ऊपर क्या जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड क्लॉट। इस तरीके से आपको डॉट ब्लॉट दिखाई देगा, उसको बोलते हैं डॉट ब्लॉट, जो रेटिना है। ठीक है, तो पेशेंट पूरा क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है, पहले उसको ब्लर दिखाई देता है, फिर चश्मा लगाते हैं, फिर उसको अलग अलग इंजेक्शंस देते हैं, आंख में आई ड्रॉप देते हैं। जब कुछ ऑप्शंस नहीं बचते हैं तब हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये इसके देने से हम क्या कर सकते हैं, हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को ठीक नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम डिले कर सकते हैं। डिले मतलब कि जो चीज 15 साल बाद होनी थी, वो डिजीज 20 साल बाद। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई इलाज नहीं है, सर्जरी करते हैं बट दोबारा से हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मेजर है वो आपका एक्यूट मैक्यूलर डीजनरेशन, जहाँ पर आपका जो मैक्यूला है आँख का, वो क्या होता है, वो आपका डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है इस ब्लड वेसल्स के बार बार बनने की वजह से और टूटने की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसको हम यूजली एंजियोजेनेसिस में प्रिवेंट करते हैं, VEGA, मस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ए को टारगेट करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर में मैं आपको एक ही ड्रग बोलूंगा ज्यादा जो आपको पढ़नी है, दैट इज इमिटानिब। ये ड्रग अगर आपको टायरोसिन सिग्नलिंग याद है तो ये ड्रग आपके लिए बहुत इजी है, इसको याद रखना। और यूजली इमिटिनिब का सिर्फ कैटेगरी पूछी है कि ये ड्रग किस तरीके से काम करती है। ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, और इसका जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर्सेप्टिन का नाम आपने इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लीवेक। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में आई लगाते हैं, ज्यादातर कंट्रीज में डबल ई लगाते हैं। इसको हम यूज करते हैं CML में, क्रॉनिक माइलॉइड लिम्फोमा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो आपका 9th क्रोमोसोम है और जो 22 क्रोमोसोम है, इसमें आपका क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है। आपको याद है ये, या दोबारा बताऊं मैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन याद है या दोबारा बताऊं? याद है कि एक क्रोमोसोम का एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो ये 9 और 22 के बीच में क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसी ट्रांसलोकेशंस को रोकने के लिए जो हमारा एक्टिव टायरोसिन काइनेज है, ठीक है, इसका हम इनिबिटर देते हैं, जो कि आपका बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है इन क्रोमोसोम्स की, और इसमें होने वाले चेंजेस को रोकता है। अगर चेंजेस हो चुके हैं सेल में, तो उसके बाद उसका प्रोलिफरेशन भी नहीं होने देगा। क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह कुछ कोई चीज जा रही है या जा चुकी है और सेल को डिवाइड करना है, तो वहां पर हमें जो है